Hello friends, this is Ashwini Sadhna Arjun Dwivedi, Assistant Professor, Law College देहरादून उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग कुछ टॉपिक देख चुके हैं, जिसमें व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ ऑफर, व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस, इसेंशियल्स ऑफ ऑफर, इसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जितना भी केस लॉ है, लगभग सभी केस लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा यहीं से आता है और हमेशा गलत होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है कुछ चीज़ें। आज के लेक्चर में आपके पास मेहनत करने के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं आपसे कहूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आज सिर्फ आपको समझना है, फिर अपने आप जो है साथ में बेयर एक्ट लेके रखना है। अगर बेयर एक्ट साथ में होगा तभी आपको ये समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, और वी कैन से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन व्हेन कंप्लीट। कब ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा होता है, कब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा होता है, कब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब पूरा होता है। इसके अलावा कब कोई ऑफर रिवोक किया जा सकता है और कब तक कोई एक्सेप्टेंस रिवोक किया जा सकता है। तो आज कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत इजी टर्म में आप कुछ चीज़ों को देख लीजिए। हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है। ए हमारा कौन हो जाएगा? ऑफरर, और बी क्या हो जाएगा? ऑफरी। ए ऑफरर है, बी क्या है? ऑफरी है। अब मान लीजिए ए ने ऑफर किया बी को, ठीक, ये इसने क्या कर दिया? ऑफर कर दिया। तो पहली चीज, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है जब ये ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है या ऑफरी इसको रिसीव कर लेता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सेक्शन 4 ये कहता है, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जो जितने भी रूल्स की बात करते हैं, ये कम्युनिकेशन और इसका जो है ये एक्सेप्शन की बात करता है, ये जनरल रूल की बात नहीं करता है। क्योंकि जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल है जैसे कि अगर हम इन मीटिंग में किसी से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो उसका सीधा सा कि हमने कोई बात कहा, सामने वाले ने सुन लिया तो ऑफर का कंप्लीट हो गया, उसने एक्सेप्टेंस दिया, हमने सुन लिया तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा हो गया। मान लीजिए यही अगर हम लें और अगर हम इसको जनरल रूल लें, जनरल रूल मतलब फेस टू फेस अगर कोई बात कर रहा है आदमी, तो ए ने ऑफर किया, बी की नॉलेज में आ गया तो ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा हो गया। बी ने एक्सेप्टेंस दिया, ए की नॉलेज में आ गया तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा हो गया। लेकिन ये क्या है? ये जनरल रूल है, और आज हम जनरल रूल नहीं देख रहे हैं। मतलब जनरल रूल तो ये हो गया। अब सेक्शन 4 और सेक्शन 5 हमें पढ़ना है। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 बात करता है एक्सेप्शन की। ये केवल तभी अप्लाई होगा जब बाय पोस्ट, बाय पोस्ट जब आप कोई काम करेंगे तब ये होगा। अब देखिए, ए ने ऑफर किया बी को। Now the communication of offer is complete when B receives it or when offeree receives it। तो ऑफर के कम्युनिकेशन में कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अब होता क्या है कि एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर में तो एक ही बार होता है, एक्सेप्टेंस के लिए दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो एक्सेप्टेंस के लिए फर्स्ट आप लिख दीजिए अगेंस्ट, ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपको लेक्चर सुनना है और फिर अपने आप सब लिखना है, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। कहीं नोट्स पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक्सेप्टेंस फर्स्ट क्या है? अगेंस्ट द ऑफरर, और सेकंड आपका क्या हो जाएगा? अगेंस्ट द ऑफरी। यानी पहले हमें ऑफरर के अगेंस्ट में देखना है, फिर हमें किसके अगेंस्ट में देखना है? ऑफरी के अगेंस्ट में देखना है। यानी कि अगेंस्ट द ऑफरर अगर हम पहले देखें, किस चीज का? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आप इतना ध्यान रखिए कि एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन ऑफरी डिस्पैच्ड द लेटर।
एक एक वर्ड आप ध्यान रखिएगा। जो बेयर एक्ट का प्रोविजन है, जो क्या कहता है, वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जो आपका आएगा तो कभी गलत नहीं होगा, इसलिए आप इसको समझिए ध्यान से। कि एक्सेप्टेंस की हम बात करें तो ऑफरर के लिए अलग होगा, ऑफरी के लिए अलग होगा। ऑफरर के लिए कब होगा? द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन ऑफरी डिस्पैच्ड इट, कि इस पोस्ट को जैसे ही डिस्पैच कर देता। अब बेयर एक्ट में क्या दिया है? बेयर एक्ट में दिया है कि जो बी है या ऑफरी जो है वो इस तरीके से डिस्पैच कर देता है, जिससे कि इस तरीके के ट्रांसमिशन में कर देता है कि वो उसकी रीच से बाहर हो जाए। तो जैसे ही कोई बंदा कोई पोस्ट करेगा उसकी रीच से बाहर हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप सीधे सीधे कहिए कि जब इसको ये डिस्पैच कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरी के अगेंस्ट में कब पूरा होता है, ये सीधे सीधे है कि एक्सेप्ट communication of acceptance is complete against the offeree when offerer receives it or when it comes into the knowledge of offerer। फिर समझ लीजिए, ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है जैसे ही ऑफरी की नॉलेज में आता है। एक बात हटा दो उसको। अब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर और ऑफरी के लिए अलग अलग पूरा होता है। The communication of acceptance is complete against the offerer when offeree dispatched it, and communication of acceptance is complete against the offeree when it comes into the knowledge of offerer। Clear? इसी को अगर हम केवल इतना दिखाएं कि ए ने एक ऑफर किया, किसको किया? बी को। तो ए का ऑफर जैसे ही बी की नॉलेज में आएगा तो इस ऑफर का कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब बी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया तो ये एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरर कब पूरा हो जाएगा? जब बी इसको क्या कर देगा? डिस्पैच कर देगा। ठीक, बी इसको क्या करेगा? डिस्पैच कर देगा। और अगेंस्ट द ऑफरी ये कब पूरा हो जाएगा? जब ये इसकी नॉलेज में आ जाएगा। यहीं पे एक अलग से आप देख लीजिए, अगर कोई रिवोक करता है कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब पूरा होता है, सेक्शन 4(3) की बात करता है, ऑफर की, एक्सेप्टेंस की और रिवोकेशन की। इनको अलग रखिए, रिवोकेशन को अलग रखिए। रिवोकेशन में कुछ रूल है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। रिवोकेशन में इन्होंने कहा है कि जो रिवोक करता है, जैसे मान लीजिए ए और बी हम फिर ले रहे हैं, जो रिवोक करता है जैसे ही वो डिस्पैच करता है तो उसके अगेंस्ट पूरा हो जाता है। मतलब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट ए व्हेन ए डिस्पैच्ड इट। जैसे ए है, ए जैसे ही लेटर को क्या करेगा? डिस्पैच करेगा, इसके अगेंस्ट में पूरा हो जाएगा। और बी के अगेंस्ट में कब पूरा हो जाएगा? जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा। अब ये ऑफर का रिवोकेशन हो गया। अब मान लीजिए बी रिवोकेशन देता है अपनी एक्सेप्टेंस का, तो बी जब भी रिवोक करेगा तो बी जब डिस्पैच करेगा तो इसके अगेंस्ट पूरा हो जाएगा, उसकी नॉलेज में आएगा, इसके अगेंस्ट पूरा हो जाएगा। यानी रिवोकेशन में सीधा सीधा होता है, जो डिस्पैच करता है उसी के अगेंस्ट में पूरा होता है और जिसकी नॉलेज में आता है उसी के अगेंस्ट में पूरा होता है। तो रिवोकेशन को बाकी रूल से हम अलग रखते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा है। ठीक, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, टेक्निकलिटी है केवल ऊपर। अब फिर समझ लीजिए, बार बार इसीलिए बताएंगे कि इससे क्वेश्चन आपका गलत ना हो। पूरा टॉपिक ये कहता है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, वी कैन से communication of offer is complete when it comes into the knowledge of offeree. Communication of acceptance is complete against the offerer when offeree dispatched it. Communication of acceptance is complete against the offeree when it comes into the knowledge of offerer. ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा होगा? एक्सेप्टेंस का कब होगा? रिवोकेशन का। रिवोकेशन बहुत आसान है, इसको अलग रखिए, इसीलिए हमने बनने का। अब ये देखिए कि ये पूरे लॉ बनाए क्यों गए हैं? ऐसी क्या जरूरत थी कि हमें ये देखना पड़ेगा? भाई किसी का केस में कभी भी पूरा हो उससे क्या मतलब है? वो इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि सेक्शन 5 हमें पढ़ना है। सेक्शन 5 ये कहता है कि कोई ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको जब बताया था एंसन का स्टेटमेंट तो हमने ये भी कहा था कि अगर जिसके पास ट्रेन है वो चाहता है जब तक कि मैच बॉक्स की जो तीली है जलती हुई उसके पास नहीं आती है तब तक वो ट्रेन को वहां से हटा दे तो धमाका रोक सकता है। मतलब एक्सेप्टेंस आने से पहले अगर अपने ऑफर को हटा ले तो धमाका बच सकता है, या एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले एक्सेप्टेंस को हटा ले। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आप हटा देंगे, चाहे आप ऑफर हटा दीजिए चाहे आप एक्सेप्टेंस हटा दीजिए, तो क्या होगा? धमाका नहीं हो पाएगा।
अब सेक्शन 5 कहता है कि कब तक ऑफर रिवोक किया जा सकता है और कब तक एक्सेप्टेंस रिवोक किया जाता है। अब देखिए जरा, हम उसकी भी लैंग्वेज देखेंगे और सरल लैंग्वेज में भी देखेंगे। फिर भाई देखिए आप, ए ने ऑफर किया बी को, पीछे लेके चल रहा है। अब मान लीजिए ए ने ऑफर कर दिया था, अब ए ये चाहता है कि इसने जो ऑफर किया है उसको ये रिवोक कर दे, मतलब किसी गलतफहमी में हाँ कर दी, अब वो सोचा नहीं हम अपना जो है ऑफर ब्रेक करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो लॉ ये कहता है कि ए अपना ऑफर तब तक रिवोक कर सकता है जब तक कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ए के अगेंस्ट में पूरा ना हो जाए। फिर से समझिएगा, ए may revoke his offer until and unless the communication of acceptance is not complete against the offerer। और ऐसे ही एक्सेप्टेंस अगर ये अपनी रिवोक करना चाहे तो उसके लिए उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि बी जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। कब तक कर सकता है? जब तक कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरी के अगेंस्ट में पूरा ना हो जाए, ऑफरी के अगेंस्ट में पूरा ना हो जाए। यानी ये तो इनकी हो गई जो सेक्शन 5 कहता है। हम अगर सीधी सीधी बात देखें तो ये कह रहे हैं कि ए अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है जब तक कि एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर के अगेंस्ट में पूरी ना हो जाए। और सेक्शन 4 में हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का ऑफर के अगेंस्ट में कब पूरा होता है, जब बी उस लेटर को डिस्पैच करता है, ऑफरी डिस्पैच करता है। यानी ऐसे आप समझिए कि ए ने कोई ऑफर किया, उसके बाद ये ऑफर को तब तक रिवोक कर सकता है जबकि बी इसको डिस्पैच ना कर दे। यानी कि बी पोस्ट ऑफिस पे पहुंच गया है और डाल ही रहा है लेटर, ठीक है, और अगर उससे पहले किसी ने इसको पकड़ लिया तो ये रिवोक माना जाएगा, और अगर बी ने पोस्ट कर दिया तो अब ये रिवोक नहीं कर सकते। यानी कि अब सीधे सीधे अगर आप देखिए तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है बी के लेटर डिस्पैच करने से पहले, ठीक। अब बी जो है ये अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है, तो सीधा सीधा रूल है कि बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है ए की नॉलेज में आने से पहले। केवल इतने रूल हैं और कुछ नहीं है। अब टोटल रूल हम एक साथ आपको बता देते हैं। ए ने ऑफर किया बी को, ए आपका हो गया ऑफरर, बी आपका हो गया ऑफरी। इस ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा जैसे ही बी इसको रिसीव करेगा। ये ऑफर किया था इन्होंने, अब बी ने क्या किया, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। अब बी की जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है तो अगेंस्ट द ऑफरर ये पूरा होगा जब बी इसको डिस्पैच करेगा, और अगेंस्ट द ऑफरी ये पूरा होगा जब ये ए की नॉलेज में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ए मान लीजिए अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता है तो ए अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है बी के द्वारा लेटर को डिस्पैच करने से पहले, और ऐसे ही बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है ए की नॉलेज में आने से पहले, उसके बाद नहीं। इन सबसे हमने आपसे कहा था कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन का अलग रखिए। रिवोकेशन का कम्युनिकेशन क्या होता है, जो करता है उसके अगेंस्ट उसी से पूरा हो जाता है। जैसे ए ने डिस्पैच किया तो इसी के अगेंस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा, बी की नॉलेज में आया तो इसी के अगेंस्ट ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस केवल इतना लॉ है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम पे हुआ है और किस प्लेस पे हुआ है, ठीक। देखिए हम एक जनरल रूल भी देखेंगे, एक एक्सेप्शन देखेंगे। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फेस टू फेस की। अब फेस टू फेस पे मान लीजिए हम इस कमरे में बैठे हुए हैं दो लोग, ठीक है, तो हम ऑफर कर रहे हैं, इन्होंने सुन लिया, उन्होंने हाँ की, हमने सुन लिया। तो ये ऑफर कब हुआ, जैसे ही उसकी हाँ हमने सुनी, ऑफर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कहाँ हुआ, इस रूम में हुआ, ठीक। ये जनरल रूल होता है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए सामने ना होके फोन पे अगर हो तब क्या होगा, टेलीफोन पे या टेलेक्स पे अगर होता है वो क्या रूल होगा, तो इस पे एक लीडिंग केस है, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। ये है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल इंडिया का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा कि अगर कोई पर्सन टेलीफोन या टेलेक्स पे
एग्रीमेंट करता है तो वो ऐसे माना जाएगा जैसे उसने फेस टू फेस किया हो। ऐसे माना जाएगा जैसे उसने ये फेस टू फेस किया हो। यानी कि टेलीफोन या टेलीक्स पे कोई भी एग्रीमेंट होगा तो उस पर वही रूल अप्लाई होगा जो जनरल रूल है। यानी कि टेलीफोन पे जब आप करेंगे तो ये कहाँ कंप्लीट होगा, जैसे मान लीजिए एक ए जो है ये है लखनऊ में, बी जो है ये है देहरादून में। अब ए लखनऊ में है, बी जो है वो देहरादून में है। ए क्या करता है, ए टेलीफोन से अगर ऑफर करता है और बी इसको एक्सेप्ट करता है तो ये कहाँ पे पूरा होगा कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा आपका लखनऊ में, जहाँ पे ए इस एक्सेप्टेंस को सुनेगा। ठीक, जनरल रूल ये कहता है जहाँ पे एक्सेप्टेंस सुनी जाएगी उस जगह पे ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को बनाते हैं शहर करके। लेकिन मान लीजिए एक्सेप्टेंस का प्लेस हमें निकालना है, उन्होंने दे दिया है बाई पोस्ट। यहां पे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। ए है, बी है, ए वही लखनऊ में है और बी आपका देहरादून में है। अब ये बाई पोस्ट चल रहा है मामला। ठीक, बाई पोस्ट में ए ने ऑफर किया, बी ने एक्सेप्टेंस दी अपनी। अब बी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट देगा तो कैसे देगा, डिस्पैच करेगा इसको। क्या करेगा, ये डिस्पैच कर देगा। यहां भी ध्यान रखिएगा बाय पोस्ट जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है तो वो उस जगह पे पूरा होता है जहां पे एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच किया जाता है। और डिस्पैच कहां पे किया जा रहा है, देहरादून में। यानी कि बाई पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कहां पूरा हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। इफ द एग्रीमेंट इज मेड बाई पोस्ट देन दैट एग्रीमेंट हैज बीन मेड एट द प्लेस वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज बीन डिस्पैच्ड। क्लियर। देखिए एक दो बार ये क्लियर तब होगा जब बेयर एक्ट पढ़ोगे और अपने आप ये चीजें बनाओगे। देखिए पूरा जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको अगर हम एक ही में कहें तो फिर से एक बार देख लीजिए। ए बी, ए ऑफरर हो गया, बी ऑफरी हो गया। ए ने ऑफर किया मान लीजिए, तो इस ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा जैसे ही ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा। एक चीज हो गई। अब बी अपनी क्या करेगा, एक्सेप्टेंस देगा। तो ये एक्सेप्टेंस जो है अगेंस्ट द ऑफरर पूरी हो जाएगी जब बी इस लेटर को डिस्पैच करेगा। ये एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरी कंप्लीट हो जाएगी जब ये ए की नॉलेज में आएगी। इतना। अब ए अगर अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता है तो ये इसको रिवोक कर सकता है बी के लेटर डिस्पैच से पहले, उसके बाद नहीं। और बी अगर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है तो ये कर सकता है ए की नॉलेज में आने से पहले, उसके बाद नहीं। किस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अगर बाई पोस्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे होगा जहां पे इस लेटर को एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच किया गया है। और अगर जनरल रूल है जैसे कि टेलीफोन से हो गया और आपका टेलेक्स से हो गया, फिजिकल प्रेजेंस में हो गया, तो वो सब जनरल रूल लगेगा। और जब एक्सेप्टेंस जहाँ सुनी जाएगी वहाँ पे होगा। तो बेटा ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस के सेक्शन 4 और सेक्शन 5 से। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, कोई ऑफर कब रिवोक किया जा सकता है, एक्सेप्टेंस कब रिवोक किया जा सकता है। और इस पर लीडिंग केस है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 कहता है कि कोई ऑफर जो है ये लैप्स कैसे हो जाता है, कोई ऑफर कैसे लैप्स हो जाता है। जैसे हमने आपसे जब एक्सेप्टेंस हमने इसेंशियल देख रहे थे तब एक टॉप पॉइंट हमने देखा था कि एक्सेप्टेंस तभी तक दी जा सकती है जब तक कि ऑफर लैप्स ना हुआ हो। इफ द ऑफर इज लैप्स्ड देन एक्सेप्टेंस शुड नॉट बी मेड, की ही नहीं जा सकती है, ना की जानी चाहिए। कि अगर आपका ऑफर ही खत्म हो गया है, अब जब ऑफर है ही नहीं तो एक्सेप्टेंस दोगे किस पे, एक्सेप्टेंस देने के लिए ऑफर तो होगा। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि कोई ऑफर कैसे लैप्स कर सकता है, सेक्शन 6। और सेक्शन 6 जो है ये 4 पॉइंट बताता है ऑफर के लैप्स होने के। फर्स्ट तो ये कहता है
बाय नोटिस, नोटिस दे दो। जो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो क्या है, नोटिस के द्वारा है। कि अगर कोई हमें ऑफर किया था उसे हमें रिवोक कर दिया अगर हमने बाय नोटिस, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफर लैप्स कर जाएगा। दूसरा, लैप्स ऑफ टाइम, ये केवल शॉर्ट में लिख रहे हैं समझने के लिए। पहला बाय नोटिस हो गया, दूसरा हो गया लैप्स ऑफ टाइम। डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बस समझ लीजिए। लैप्स ऑफ टाइम का हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि आज हमें प्रपोज किया और 80 साल बाद वापस आए, कि एक्सेप्टेंस, भैया तुम जब एक्सेप्टेंस अपनी दोगे तो उसका कोई तो एक टाइम पीरियड रखोगे। तो इसका वही तरीका है, इफ देयर इज एनी प्रिस्क्राइब्ड टाइम फॉर एक्सेप्टेंस then acceptance must be given within prescribed time, and if there is no prescription of time then acceptance must be given within a reasonable time। अब मान लीजिए प्रिस्क्राइब्ड टाइम अगर है तो जैसे वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम निकल जाएगा ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। और अगर मान लीजिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम के बाद वो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। अब रीजनेबल टाइम है या नहीं है ये कोर्ट डिसाइड कर देगा केस टू केस। थर्ड, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, यह है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। ये सब इसलिए और ऐसा लिख रहे हैं कि आप वाकई में इसको पढ़ ही ना पाओ, कम से कम तो बेयर एक्ट देखो और उससे कायदे से अपना नोट्स बनाओ। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, अब देखिए कंडीशन प्रेसिडेंट का आप ऐसे समझ लीजिए, कंडीशन होती है 3 तरह की, आपको ज़्यादातर 2 पता होंगे लेकिन हम आपको बता दें कंडीशन 3 तरह की होती हैं। एक कंडीशन प्रेसिडेंट होता है, एक कंडीशन सब्सिक्वेंट होता है और एक होता है कोलैटरल कंडीशन। अब कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, पहले कि आपको पहले कोई शर्त पूरी करनी होगी तब आपको एग्रीमेंट मिलेगा। जैसे हमने कहा कि अगर तुम ए से शादी करोगी तो हम ये बंगला तुम्हें दे देंगे, तो ये कंडीशन क्या है, प्रेसिडेंट है। आपको ए से शादी करनी पड़ेगी तभी ये बंगला मिलेगा। कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या होता है, हमने कहा ये बंगला तुम्हारा, इसमें रह लो लेकिन तुम कभी ए से शादी नहीं करोगे। अब बंगला दे दिया, एग्रीमेंट पहले हो गया, कंडीशन सब्सिक्वेंट ये है कि ये कभी भी ए से शादी ना करे। अब कोलैटरल कंडीशन क्या होती है, कोलैटरल कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन पैरेलल चलती है। ये बिल्कुल कैसे पैरेलल चलेगी, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, किसी को, जैसे मेरी दुकानें हैं कई और कोई पर्सन मेरे पास आया कहता हमें अपनी दुकान रेंट पे उठाने के लिए दे दो, तो हमने उससे कहा कि देखो ऐसा है रेंट पे अब तुम्हें दे तो दे लेकिन हम ना तो तुम्हारा घर जानते हैं ना हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हें ढूंढेंगे कहाँ। तो हमने कहा देखो एक काम ये हो सकता है कि तुम दुकान भी ले लो, मेरे घर पे भी रेंट पे रहो। अब कंडीशन क्या है कि हमारी दुकान तुम्हारे पास रेंट पे तभी तक रहेगी जब तक कि तुम मेरे घर पे रहते रहोगे। यानी कि दोनों क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है, इधर ये घर से हटे उधर वो हट जाएंगे। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट टीपीए का है, जब आप टीपीए का भी पढ़ेंगे तब ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। यहाँ आपका मतलब सिर्फ क्या है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अब मान लीजिए इफ देयर इज एनी कंडीशन प्रेसिडेंट एंड देन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन लैप्स द ऑफर, ऑफर को क्या कर देगा, वो लैप्स कर देगा। मान लीजिए हमने जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, हमने किसी से कहा कि ये बंगला हम तुम्हें तब दे देंगे अगर तुम ए से शादी करोगी तो। अब अगर ये ए से शादी नहीं करती है तो ये बंगला इसको कभी नहीं मिलेगा, ये ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक, कि अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट आप पूरी नहीं कर पाए हैं तो क्या होगा, ऑफर लैप्स कर जाएगा। लास्ट पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ पूछा बहुत जाता है, हमेशा गलत भी होता है। ठीक, ये बात करता है डेथ और इंसैनिटी की। किसकी बात करता है, ये बात करता है डेथ की और इंसैनिटी की। अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है, ठीक है, तब भी ऑफर क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 ये लॉ बताता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसलिए इसको एक चीज़ ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए, बल्कि पहले आप समझ लीजिए, इसका सीधा सा रूल है कि अगर ऑफरी को उसकी इंसैनिटी या उसकी डेथ की नॉलेज है तो ऑफर लैप्स हो जाएगा और एग्रीमेंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऑफरी को नॉलेज नहीं है
कि इसकी डेथ हो गई है, तब ये वैलिड हो जाएगा। अब नॉलेज है या नहीं है ये प्रूव करना जो है वो एविडेंस की बात है, ये कोर्ट में प्रूव किया जाएगा, वो एक अलग की बात हो गई। फिर से समझ लीजिए, इन द केस ऑफ डेथ और इंसेंटी ऑफ ऑफरर, इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और नॉलेज, if the fact of death or insanity is in knowledge of offeree at the time of giving acceptance, then it will not be considered a valid agreement. But if offeree has no knowledge about the death or insanity of the offerer at the time of acceptance, it will be valid agreement. होता क्या है, कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ए ने 10 तारीख को ऑफर किया बी को, 11 तारीख को ए की डेथ हो गई, बी ने 12 तारीख को एक्सेप्टेंस दी, ठीक। अब 12 तारीख को बी को अगर ये पता था कि ए की डेथ हो चुकी है, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, नहीं होएगा। लेकिन अगर बी को ये पता ही नहीं है कि ए की डेथ हो गई है, उसने अगर कोई एग्रीमेंट कर दिया है, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लीजिए, अब ऑफरर तो मर गया है और एग्रीमेंट हो गया वैलिड, अगर इसकी नॉलेज में नहीं है, तो वैलिड होने के बाद वो एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस कैसे होगी, ठीक। इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, या दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, या एग्रीमेंट में जो कंडीशन दी गई है उस पर डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस इसकी कैसे होगी, या होगी भी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, परफॉर्मेंस या कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। मान लीजिए इसे नॉलेज नहीं थी और एग्रीमेंट वैलिड है, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो ऐसा है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे ए ने ये ऑफर किया था कि चलो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा देंगे, ठीक है। अब बी को पता नहीं था, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है हम आपसे पढ़ेंगे, इधर ए की डेथ हो गई। अब जब पता नहीं था तो एग्रीमेंट क्या हो गया, वैलिड हो गया। लेकिन ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो ए की इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ए ही कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा सकते हैं। अब ए के लीगल एड्स, मान लो उसकी बेटी या बेटा जो भी है या वाइफ है, ठीक है, अब उनको तो नहीं आता है लॉ, तो आप उनसे को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दो तो वो नहीं पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे नहीं है। जैसे ए ने बी को ऑफर किया था कि हम तुमसे 10 बोरे या 10 कुंटल गेहूं ले रहे हैं, क्या आप दोगे? अब इसने कह दिया हाँ हम देंगे। बात वही है कि 12 तारीख को इसने हाँ की, इसकी डेथ की से जानकारी नहीं थी, इसका एग्रीमेंट हो गया, तो अब ये एग्रीमेंट तो वैलिड है। अब इसकी परफॉर्मेंस भी इसके लीगल एड्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये गेहूं देना इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे नहीं है, जो इसकी प्रॉपर्टी लेगा वो इस एग्रीमेंट को ही पूरा करेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ठीक। सेक्शन 7 आप पढ़ चुके हैं। सेक्शन 7 में क्या था, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। सेक्शन 8 आप पढ़ चुके हैं, कंडीशन अगर कोई दी गई है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या मान लिया जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। सेक्शन 9 भी आप पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होकर सेक्शन 9 तक कंप्लीट हुआ, और सेक्शन 10 से हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करेंगे। और हम फिर कह रहे हैं कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको आप बेरेट सामने रख के अपना नोट्स बनाइए और अपने आप को समझाइए एग्जाम पे लेके। कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको फिर से बताने की। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।